नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है जात का जंजाल। मित्रों, रामदेव यादव जो अब बाबा रामदेव या यूं कहें कि लाला रामदेव हो गए हैं कि एक बयान से इस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस हुई। पहले रामदेव यादव के उस बयान की चर्चा करते हैं। उन्होंने अपने साथ कुछ सन्यासी नुमा बच्चों के सामने हवन करते हुए अग्नि को समक्ष साक्षी मान करके, अग्नि को हाजिर नाजिर मान करके उन्होंने अपना गोत्र का बखान किया और अपने आप को ऋषि वंशज के श्रेणी में मिला दिया, कुल उच्च कोटि के ब्राह्मण बता दिया। रामदेव यादव का जन्म 65-66 के साल में हुआ है, मतलब वो हाल ही के हैं, 50-55 के बीच की उम्र है उनकी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और उनके माता पिता यादव थे। हमारे धर्मशास्त्र में माता पिता के जाति से जाति निर्धारित की जाती है। आप जाति सर्टिफिकेट बनाने अगर जाएंगे कार्यालय में तो पूछेगा आपके पिताजी के क्या जाति है, उनका लेकर और रेफरेंस तो बनाएंगे। तो रामदेव यादव के माता पिता यादव थे। अब रामदेव यादव की जाति क्या होगी मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन जाति की जब जहर देश में घुल गया हो, राजनीतिक दल के लोग जानबूझकर इसको इतना ज्यादा विषैला कर दिए हों कि जाति के चक्कर में बनिया वर्ग का आदमी अपने आप को पिछड़ी बताने की कोशिश की नहीं हो, स्थापित कर दिया हो कि मैं पिछड़ा हूं। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोग गुणगान करते हैं और जातीय आंदोलन पर सबसे पहले उनका नाम लेते हैं, वो बाबा साहब के लालन पालन एक क्षत्रिय और ब्राह्मण ने किया है। एक क्षत्रिय राजा के पैसे पर पहले उन्होंने अपना बच्चा बना करके उनको विदेश भेजा, एक ब्राह्मण ने अपना सरनेम और उपाधि दिया, और वो जब विद्वान होकर के उनकी विद्वता का देश में इस्तेमाल हुआ तो इस देश में हंगामा खड़ा करने के लिए लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने ही हमको क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरुद्ध लड़ाई की बात बताई है। कितना बड़ा घात वो लोग बाबा साहब के साथ कर रहे हैं, यह बात तो उन लोगों को ही पता होगा, हम उसमें क्या करें। आज चर्चा इस बात पर नहीं है कि बाबा साहब की बात को कौन मानता है कौन नकारता है, क्योंकि अपनी राजनीति अगर बाबा साहब से सधती है तो बाबा साहब पूजनीय है, और अगर बाबा साहब राजनीति का आधार और वोट बैंक नहीं बनेंगे तो बाबा साहब को कोई नहीं पूछेगा। बाबा साहब का मतलब है कि उनके पीछे उनका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके नाम पर वोट बनता है, पड़ता है और आदमी नेता बनता बिगड़ता है। इसीलिए बाबा साहब आज के तारीख में रेलिवेंट है, पूजनीय है, आदरणीय है। वह बाबा साहब जो कि एक महानतम इंसान के लिए पूजे जाते थे, उनको लोगों ने बौना बना दिया, सिर्फ वोट बैंक के लिए पूजने का बात बता दिया। मैं इस बात से दुखी हूं, क्योंकि मेरे लिए बाबा साहब कई मामलों में पूजनीय है, वोट बैंक उसमें नहीं है। खैर, बात रामदेव यादव के कुलीन जाति बताने पर, इसके दो पहलू है। सबसे पहले हम नेगेटिव पर बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव से टीआरपी बढ़ती है और लोग नेगेटिव सुनना पसंद करते हैं। समाचार को आप पॉजिटिव बताते रहिए, यूट्यूब फेसबुक पर आप सार्थक समाचार बताते रहिए, 10-20 लोग लाइक और शेयर करेंगे और व्यू करेंगे, और थोड़ा बहुत आप कुछ विरोध बोल दीजिए, 1500 लोग आधा घंटा में आपके वीडियो को देख लेंगे। तो शुरुआत नेगेटिव से करते हैं। एक वाक्य बता दो, ये कहानी नहीं है, यह वाक्य है 90 के दशक की। उससे आपको जाति और जात के अंदर के लोगों की मनोभावना को समझने में आसानी होगी। 90 के दशक में गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी थे, जात से दलित थे, मायावती की बिरादरी का। जाति आपको बता रहा हूं, जात को ध्यान से सुनिएगा। उनके बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, तो डीएम की बेटी थी, डीएम जैसे 8 मार दी। स्कूल कॉलेज में लोग बड़ा छोटा नहीं देखते, विद्यार्थी है तो कलेक्टर की बेटी अपने घर होगी, यहां हम हैं, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं। हमारे साथ भी एक
माफिया डॉन की बेटी पढ़ती थी। सारे लोग डरते थे कि यार ये बड़ी गाड़ी इसके साथ आता है, 10-20 गाड़ियों में आती है। लेकिन स्कूल के अंदर आने के बाद बच्चे फिर वो उसका पोपट ही बनाते थे, और उसे भी बड़ा अच्छा लगता था कि भाई लोग, क्योंकि खासतौर से उसके पिताजी का अनुरोध था कि भाई देखिए हमारी बेटी को बेटी समझिएगा, नहीं तो वो बड़ा बोर होती है, रो रही है कि कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता। क्या वो कहानी का आज कोई मतलब नहीं है। तो लड़की डीएम के बेटी होने के घमंड में किसी जाट बच्चों के साथ बदतमीजी कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि जाटों ने बच्ची को उठा करके रख दिया। डीएम साहब अपना पूरा कलेक्ट्री का पावर लगा लिए, पुलिस प्रशासन का अमला लगा लिए, लड़की का पता नहीं चल सका। बड़ा परेशान हो गए कई दिन, और अखबार में रोज छप रहा था, उस पर की अखबारें होंगी। रामविलास जी और मुलायम सिंह जी इसके गवाही हैं। अनफॉर्चुनेट कि दोनों लोग नहीं है, लेकिन वो डीएम साहब बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर होने के बाद एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन है, अभी भी वो हैं। वो हो सकता है वो मेरा वीडियो देखते भी हैं, हो सकता है रिएक्ट करके अपने आप को आगे ले दे कि मैं हूं, लेकिन मैं नाम नहीं रखूंगा। लेकिन अब जो लोग जानते होंगे, जिन लोगों को 90 के दशक को घटना याद है, वो अखबार में है अभी भी। उस वक्त चूंकि यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर नहीं था, लेकिन अखबार था। महीनों तक अखबार लगाया कि जब जिलाधिकारी की बेटी सुरक्षित नहीं तो क्या करें। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके लिए बड़ा दिक्कत था। विश्वनाथ प्रताप केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे, नया नया दिक्कत था और कई तरह की समस्याएं थी, और बड़ा प्रशासनिक अमला मेहनत करके डीएम साहब की बेटी ढूंढ रहा था। लेकिन डीएम साहब की बेटी मिली नहीं। ये वाकया है, हम लोग रामविलास जी के यहाँ बैठे थे, मेरे आंखों के सामने की घटना में इसलिए बता रहा हूं। रामविलास जी से हम लोगों का बड़ा बढ़िया संबंध था। रामविलास जी पासवान जाति के थे, लेकिन वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार बनियार में कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो आदमी है उसका बड़ा मदद करते थे। उनके मदद का बड़ा इतिहास है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। रामविलास जी के यहाँ बैठे थे, कोई 8-9 बजे की बात थी। लड़का मेरठ का कोई आया, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और बोला कि साहेब अपने जात की लड़की है, जाटों ने धर लियो है और पतो ना कहाँ गयो, आप कुछ करो साहेब। रामविलास जी बड़ा जात की लड़की है, अपना बिरादरी का है। हाँ जी जाटो है जी, और वो जाटन ने पकड़े लियो है। जाटो मतलब दलित वर्ग का। रामविलास जी करे ये किसी का हुआ? रामविलास जी ने बोला मुलायम सिंह को फोन मिलाओ। तुरंत मुलायम सिंह जी से बात हुई, और मुलायम सिंह जी को बोला एकलव्य सेना की तरफ से कि देखो मुलायम सिंह, मैं सरकार के तहत बधा हुआ हूं और मेरे पार्टी की सरकार है, एकलव्य सेना सरकार की तरफ से बधी नहीं हुई है, और अगर 24 घंटे के अंदर वो लड़की नहीं आती है तो जात का मामला है, एकलव्य सेना देश भर में बवाल करेगी। ये मुलायम सिंह से रामविलास जी का टेलीफोनिक वार्ता, सामने 20 लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब 2 दिन भी नहीं हुआ, सुना जा रहा था ये, मतलब जैसे रामविलास जी का चर्चा आया कि मुलायम सिंह यादव ने वो जिस जिले की घटना थी वहां के नेताओं को, लड़कों को बुलाया, और शायद का ये अपुष्ट है, ये मेरे सामने की बात नहीं, बताया जा रहा था, रामविलास जी के यहाँ से बताया गया वो लड़की के बरामद के बाद, कि शायद मुलायम सिंह ने बोला वहां के किसी लड़के को, सुनो नेता, तुम्हारी सारी नेतागिरी निकाल देंगे अगर लड़की शाम तक नहीं आती है तो। लड़की शाम को आनी चाहिए तो तुम्हारी नेतागिरी बढ़ा देंगे। पता चला कि दोपहर को लड़की सकुशल डीएम साहब के पास चली गई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डीएम साहब डीएम थे तो अपने आप को दलित नहीं बताते थे, और ना ही वो जतलाते थे कि मैं दलित हूं, किसी दलित से मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन जब मुसीबत आई और कोई दूसरा आदमी बताया कि दलित की बेटी है, और तब दलित आंदोलनकारियों ने आग में घी डालने का काम किया, सरकार मजबूर होकर के एक्शन में आई और वो दलित की बेटी बाहर आई। तब भी वो दलित अपने आप को नहीं बताए। आप भी देखते होंगे कि नेता के अलावा अगर कोई आपके यहां का आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, उद्योगपति है, और अगर उसका समाज में कोई समाज से लालच नहीं है, जैसे भविष्य में राजनीति हो या नाम कमाने का भूख हो या कुछ और हो, तो अपनी जात नहीं बताएगा। अगर वो दलित पिछड़ा होगा तो देखिए, मेरे लिए कोई छोटी कोई बड़ी जाति नहीं होती, क्योंकि अभी राम नाम का धूम है, और राम जी के जमाने में कोई बड़ा छोटा नहीं होता था। निषाद राज उनके अपने मित्र होते थे, सवरी की यूठी बैर खाते थे, उनके यहाँ कोई
बड़ा छोटा नहीं था, तो हम तो उसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग वोट बैंक के इलाके में कहते हैं कि हम छोटी जाति के लोग हैं, हमारा बहिष्कार करता है, हमको आरक्षण संरक्षण दीजिए, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि आपके हिसाब से छोटी जाति, मेरे हिसाब से कोई छोटा नहीं है। मेरे हिसाब से हर मनुष्य बराबर है, अपने कर्मों से, अपने विद्वता से, अपने काम करने के तरीके से, अपने व्यवहार से। अगर आपका कर्म ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, आपका बुद्धि ठीक है, तो आप बड़े हैं। और आपका बुद्धि नीच है, आप छोटे आदमी हैं, आप छोटे हैं जाति, चाहे आप कुछ भी हो। आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं तो नीच हो सकते हैं, आप क्षत्रिय भी हो सकते हैं तो नीच हो सकते हैं, आप दलित भी हो सकते हैं तो नीच हो सकते हैं। और अपने बुद्धि से आप ब्राह्मण भी ऊंचे हो सकते हैं, दलित क्षत्रिय भी ऊंचे हो सकते हैं, दलित भी ऊंचे हो सकते हैं, पिछड़े भी ऊंचे हो सकते हैं। बुद्धि और आपका व्यवहार ऊंच नीच बताता है, आदमी नहीं। खैर, तो अगर उस आदमी को समाज से कोई लालच नहीं है तो अपने जाति की खुलासा नहीं करेगा। अगर पिछड़े वर्ग का होगा तो, अगर दलित वर्ग का होगा तो, या किसी और वर्ग का होगा तो एक चीज जान लीजिएगा कि सिंह से सभी को नफरत है। सभी कहते हैं कि ये राजपूत क्षत्रियों का नाश करना, इन्होंने हमको सताया है। लेकिन नाम लिखेंगे मंगल सिंह, क्रांतिकारी आजाद सेना, क्षत्रिय के विरोध हम करेंगे। नाम क्या तेरा भाई? मंगल सिंह। अपने नाम के आगे से सिंह हटाने के लालच नहीं छोड़ पाते। मुलायम सिंह, हमको यादव और मुस्लिम को चाहिए, बाकी ये क्षत्रिय समाज जाए भाड़ में। आप देख लीजिएगा, नाम के आगे से सिंह नहीं हटा रहा है, सिंह का लालच नहीं हटा रहा, लेकिन सिंह से नफरत जरूर है, लेकिन सिंह बनने का प्रयास सब करते हैं। यह देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। खैर, रामदेव यादव का भी है। अब रामदेव यादव तो लाला रामदेव यादव के 10,000 करोड़ की कंपनी उनकी 5-6 साल पहले थी। आज तो पता नहीं कई हजार करोड़ की कंपनी है। तो अब वही रहे कहां, और उनको वही से का मतलब? अब तो वो भगवान बन जाएंगे, क्योंकि पैसे के बल पर कितने लोग शैतान से भगवान बने हैं, आपने देखा है। 10-20 साल पहले तक जो चोरी पकड़मारी करता था, नेता मंत्री बन गया या किसी तरह से पैसा कमा लिया, तो 100-200 लोगों को लाख 50,000 दे करके भाटवीर करवाता है। और हम लोग समाज में रहते हैं हमें जैसे कई लोगों को बुला के, यार सुनो, कोई पुरस्कार वाला कार्यक्रम रखो और हमको भोजपुरी भारती का पुरस्कार दो, हिंदी भारती का पुरस्कार दो। और हम 5 आदमी भाट की तरफ कहेगा कि फलाना सिंह, मैं अपना नाम लेता हूं, दूसरे की क्यों, राकेश सिंह परमार, जन जन के मसीहा। आप जब सुबह उठते हैं तो जब तक 10-20 गरीब आदमी का भला न कर ले, आप चाय नहीं पीते हैं। आपका पूरा खानदान आला दर्जे का खानदान है। आपके दादाजी, कई गरीबों का दादाजी पता चला भीख मांगते थे, लेकिन वो भाटगिरी कर करके आदमी अपने आप को बदलवाने का प्रयास करता है, अपना चोला बदलता है। रामदेव यादव भी अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और रामदेव यादव ने अपने समाज को जो कहा है कि अरे बाढ़ में जाओ या ऐसी तैसी, वह मुझे बुरा लगा है। रामदेव यादव को यह नहीं कहना चाहिए था। आप ब्राह्मण बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन किसी भी, मैं मानता हूं आप अहिर नहीं रहे, लेकिन फिर भी ओबीसी पिछली समाज की ऐसी तैसी कहना, आप अपनी ऐसी तैसी करवाने की प्रक्रिया की तरफ से हो गए हैं। सरकार कब तक आपको संरक्षण देगी? सरकार को जहां पता चलेगा कि आपकी एक बयान ऐसी तैसी से, उसके वोट की ऐसी तैसी हो रही है, सरकार आपको मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को वोट चाहिए, बाबा नहीं चाहिए। अब आते हैं कि रामदेव का उद्देश्य, रामदेव क्या बताना चाह रहे हैं। असल में क्या था कि जब मुस्लिम आक्रांता हमारे देश में आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे विद्या स्रोतों को नष्ट करना चाहा, क्योंकि जब तक आपके पास विद्या अर्जित करने के माध्यम है तब तक आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने, सभी ने हमारे विद्या स्रोतों को नाश किया और हमसे विद्या छीनने का प्रयास किया। नालंदा विश्वविद्यालय में महीनों तक पुस्तकें जलाई गई, और कई चीजों में जहां जहां पुस्तक, मंदिरों पर हमला इसलिए हुआ कि मंदिरों के गर्भगृह में भगवान के अलावा पुस्तकें थी। कई हस्तलेखों को उस वक्त इतना ज्यादा किताब उताब और पेपर का नहीं था कि प्रिंटिंग में और गूगल आर्काइव में डाल दिया जाए, तो पांडुलिपियां होती थी, पांडुलिपियों को नष्ट करना बड़ा आसान होता था। तब हमारे धर्म ध्वज वाहकों ने कहा कि भाई क्या करें, किताबें जलाएंगे, याद को तो नहीं जलाएंगे। फिर उन्होंने अपने मनीषी पुत्रों को बोला कि बच्चों, वेदों को कंठस्थ याद करो, धर्मशास्त्रों को याद करो,
जिसने एकदम याद किया, जिसने 2 किया दुबे हुआ, जिसने 3 किया तिवारी हुआ, जिसने 4 किया चौबे हुआ, जिसने 5 किया पांडे हुआ, जिसने 6 किया वो भय हुआ, और जो मिश्रित किए कि ये भी वो भी कर वो मिश्रा हुए, यह बताया जाता है। तो अगर रामदेव अपने उस उद्देश्य से कि मैंने वेद की ये 3 पाठे कर ली तो मैं त्रिवेदी हो गया, वो उनके उस चीज पर उनको छूट दिया जा सकता है। हो सकता है रामदेव यादव का उद्देश्य यह कहना हो कि बेशक मैं पिछड़ी जाति में जन्म लिया हूं, लेकिन अगर मैंने अपने ज्ञान अर्जन के माध्यम से ब्राह्मणत्व को अगर मैं प्राप्त कर लिया हूं, तो ब्राह्मण क्या है? वही जो विद्या दान करता है, विद्या अर्जित करता है, दान और ज्ञान का उसका माध्यम है, इसीलिए वो ब्राह्मण है। तो अगर रामदेव यादव ने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने पढ़ने की क्षमता से, सीखने की कला से अगर वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो रहे हैं, 2 3 4 वेदों को जान करके द्विवेदी त्रिवेदी चौवेदी हो गए हैं, तो हम उसका स्वागत करें, सम्मान करें और उनको प्रणाम करें। लेकिन फिर भी आप 5 वेद जान करके 5 वेदी हो सकते हो, 4 वेदी जान के चौवेदी हो सकते हैं, लेकिन आप जो अपने उन भाइयों को ऐसी की तैसी कह रहे हैं, वह यह बताता है कि आप अभी विद्या को ग्रहण नहीं कर पाए हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि आप विद्या ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं रख रहे हैं। आपने विद्या ग्रहण करने की प्राथमिकी ही नहीं किया हुआ है। मतलब जो आदमी प्रथमा में नहीं पढ़ा, वो माध्यम, उत्तर माध्यम और पूर्व माध्यमिक कैसे प्राप्त करेगा? जिसको ककहरा ही नहीं आती, वो ग्रेजुएशन कैसे करेगा? रामदेव यादव, अगर आपने अपने विद्या के बल पर कि मैं त्रिवेदी हो गया हूं, चौवेदी हो गया हूं, अग्नि के समय कह रहे हैं, तो वह संदेह के घेरे में है। क्योंकि आप अगर विद्या करके विद्वान होते तो किसी भी अपने भाई को भाड़ में जाए ऐसी तैसी जैसी हल्की और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इससे लग रहा है कि पैसा कमा लेना अलग बात है, विद्या अर्जित करना एक बहुत अलग बात है। आपने अपने लाला बुद्धि से, सरकारी समर्थन से या जिस भी कला से पैसा तो आपने जरूर कमा लिया है, लेकिन बुद्धि कमाना अब रह गया है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसलिए हाथ नहीं जोड़ रहा हूं कि आप 10,000 करोड़ के मालिक बहुत पहले तो अभी कई हजार लाख करोड़ को हूं, नहीं, हाथ इसलिए जोड़ रहा कि आप इस भारत भूमि में है। और एक बात की मैं आपकी तारीफ करूंगा, माना कि आपकी सारी औषधियां डुप्लीकेट है, आपके सारे सामान मानकों के नीचे हैं, लेकिन फिर भी जो अमेरिका का सामग्री है वो कौन से मानक के ऊपर है? जो विदेशी प्रोडक्ट है जो हम अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं वो कौन से सर्वगुण संपन्न है? तो कम से कम आप देसी प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और देश का पैसा देश में रहने का जो मुहिम चालू किए हैं उसका मेरा समर्थन है। उसी वजह से मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि आपने धन कमा लिया और ज्यादा धन कमाए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन थोड़ा बहुत बुद्धि कमाने का भी प्रयास करें, जो अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एक भोजपुरी में कहावत है कि लत लक्षण बाई आ तीनों मुँहले पर जाई। मतलब जो आदमी का बुद्धि है, जो बात रोग है और जो उसका तौर तरीका है, वो मरने के बाद ही जाएगा। तो मैं अपने मरने की तो दुआ कर ही नहीं सकता, सिर्फ यही दुआ करूंगा कि हे ईश्वर आपको सद्बुद्धि दो, हे कृपा निधान रामदेव को सद्बुद्धि दो। रामदेव यादव यादवे रहे, यादव कोई अशोभनीय जाति नहीं है, बड़ा पूज्य जात है। आपके जात में भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ महाराज। आप वो हैं जिसको भगवान कृष्ण ने अपना बनाया है। आप यदुवंश हैं, आप काहे अपने आप को छोटा समझ रहे हैं? ब्राह्मणत्व में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यदुवंश से ऊपर हो। अपने आप को पहचानिए और अपने कुल को सम्मान दीजिए। और जो आदमी अपने माता पिता जन्मदाता का हीन भावना से देखता है, उसका मुंह देखना भी पाप है। आपके माता पिता यादव थे, मेरे माता पिता क्षत्रिय थे। अगर मैं उनके जन्म देने के श्रेय को नकार करके कुछ और बनने का प्रयास करूंगा तो मेरा मुंह देखना पाप है। अंत में एक बार पुनः मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक चीज आप जाने कि जाति कोई छोटी नहीं होती। जाति का आदमी छोटा होता है अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने कर्मों से। और रामदेव यादव वही छोटे आदमी है जो मनसा कर्मणा वाचड़ा छोटापन दिखाए हैं सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करके कि अरे ऐसी तैसी पिछड़ी समाज की। यह अशोभनीय है, ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं तो वो अपने आप को ब्राह्मण माने, ब्राह्मण तो मान ले, ब्राह्मण मान ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको शादी प्रणाम करता हूं। जय हिंद।
वंदे मातरम। भारत माता की जय।